हेलो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कल लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस वन पढ़ा था एनडीए एयरफोर्स के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से आज सेकंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस। ठीक है, ये प्रीमियर क्लास है। यहाँ पर आप मेरे से लाइव चैट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग एक काम करो, अपने दोस्तों को इसको जल्दी से शेयर करो। ठीक है, नोटिफिकेशन जैसे ही आप लोगों को आता है आप लोगों को शेयर करना शुरू कर दिया करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अभी फ़िलहाल 6 बजे क्लास चल रही है, लेकिन अगर आपको लगेगा तो आपके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, मॉर्निंग की कोई टाइमिंग देख लेंगे। अगर आपको लगता है आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो, फिर टाइमिंग मेंशन कर दीजिएगा मुझे, फिर मैं उस पे कंसीडर करूँगा। ठीक है बेटा? तो बेटा आज की जो क्लास है, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड सब्जेक्ट जो हमने लास्ट टाइम पे क्लास पढ़ी थी, वो क्लास हमारी कॉमन एरर्स और इडियम फ्रेजेस पे। ठीक है? तो आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा होगा, याद किया होगा। अभी हम लोग एक सेशन लाने वाले हैं, लगभग साइनोनिम्स एंटोनिम्स के 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? तो वो 50 क्वेश्चन भी हम लोग पूरे इस पे ही पढ़ेंगे। अल्टीमेटली हम पूरा रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, और संडे को इसकी आपको एसटी मिलेगी, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें या एयरफोर्स ग्रुप ज्वाइन कर लें। एयरफोर्स ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बेटा आपको मेरे नंबर पर, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है अपने नाम और अपने लोकेशन के साथ कि आप कहाँ रहते हो। ठीक है, और किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए एयरफोर्स या एसएससी। ठीक है बेटा? तो या तो आपको उस ग्रुप में मिलेगी पीडीएफ, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जेसेक इंस्टीट्यूट, तो जैसे ही सर्च करेंगे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और आप उस पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है बेटा? तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। ठीक है, सभी को जय हिंद। स्टार्ट करने से पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। चलिए बच्चों, आप लोगों को 15 मिनट पहले ही ऑलरेडी मिल चुकी होंगी। 15 मिनट पहले ही आपको पीडीएफ मिल चुकी होगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा उसको अच्छे से। तो चलिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप हमें बता दीजिए, क्या होना चाहिए आपके। जल्दी से बता दे बेटा, हम भी तो देखें आप कितना पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपने आंसर भी लगाया हो या जो भी समझा हो, लेकिन जो इसका आंसर है उस आंसर को ट्राई करने से पहले इसके बेस को समझो। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग को सेट किया है, बनाया है, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। इस तरह से नहीं आया था, किसी दूसरी तरह से था, लेकिन वो बड़ा ईज़ी था। इसको मैंने थोड़ा-सा टिपिकल बनाया है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं बता सकूँ। प्रैक्टिस करने का मतलब बेटा यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। ठीक है? चलो, जैसे इनकम टैक्स रेट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया पूरा। वॉज, वॉज इसका वही बी वर्ब है। ठीक है, स्टेटिव वर्ब। टी डबल ओ टू इसका एडवर्ब है। सडन, क्योंकि ये एडवर्ब है, सीधी सी बात है एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब भी हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ सब्जेक्ट की बात करी जा रही है तो यहाँ पर एडजेक्टिव भी है। ठीक है, अब आगे हमें फिल करना है इन चार ऑप्शंस में। तो हमें डायरेक्टली एकदम से परेशान नहीं हो जाना है। हमें देखना है कि टी डबल ओ टू एडवर्ब है, और इसके बाद अगर हम किसी वर्ब को जोड़ते हैं या, तो हमें आगे क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है। याद रखना बेटा, सबसे पहले जब टी डबल ओ टू के साथ अगर हम कोई एडजेक्टिव जोड़ रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद अगर हमें कुछ और जोड़ना है, तो या तो आप इन्फिनेटिव जोड़ सकते हैं, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ सकते हैं, या अगर मान लो इन्फिनेटिव एकदम से तुरंत नहीं दिया गया है एडजेक्टिव के बाद, तो आप अगर किसी नाउन को जोड़ना चाहते हैं तो उसको आप नाउन को आप फॉर से जोड़ें। फिर आगे अगर आपको कोई वर्ब जोड़नी है तो आप इन्फिनेटिव से जोड़िए। ठीक है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नॉन फाइनाइट वर्ब का चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये ऐसा क्यों होता है ये जान लो। क्योंकि इस कंडीशन में जो इन्फिनेटिव होता है बेटा, इस कंडीशन में जो इन्फिनेटिव होता है वो आपके वाई का आंसर होता है, मतलब कोई रीजन बताता है। ठीक है, और रीजन बताने के लिए अगर हमारे पास नाउन होता है, उसको हम फॉर के साथ रीजन बताते हैं।
मतलब अगर वर्ब के साथ रीज़न बताना हो तो हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, जबकि नाउन के साथ रीज़न बताना हो तो फॉर का यूज़ करते हैं। अब आते हैं अपने तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड फॉर द मैन, फॉर द मैन लिखा हुआ है, स्टेपिंग लिखा हुआ है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब डी और बी में ही कोई ना कोई आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बेटा, पर देख लो। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एट ऑल इज डाउटफुल। डाउटफुल इसका प्रेडिकेट है, डाउटफुल इसका इज, डाउटफुल जो है इसका प्रेडिकेट है, ठीक है, इसका प्रेडिकेट है। अब इस कंडीशन में इसका सब्जेक्ट पता है इसमें क्या किया है, ये एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन होगा जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग वाले पूरे पॉइंट को अगर हम इट मान लिया हमने, फिर हमने इसको लिख दिया इट इज डाउटफुल, इट इज डाउटफुल, ये बन गया। आपने इसी तरह से पढ़ा होगा, लेकिन देखिए पेपर में कैसे कैसे कंफ्यूज करते हैं। इट इज डाउटफुल, अब यहाँ पर आप इफ या वेदर दोनों में से कोई भी यूज कर लेते थे, ये भी आपको पता है। और आगे बाकी सब्जेक्ट और सेंटेंस कि इफ और वेदर यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका मतलब यहाँ पर या तो इफ जुड़ेगा या वेदर जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके सी और डी तो एलिमिनेट हो गया बड़े जल्दी। अब आपको इन दोनों में देखना है, तो दोनों के जो सेंटेंस है वो सेम है, और दोनों ही ऑप्शन में दे दिया है सर, वेदर भी दे दिया, इफ भी दे दिया। इस कंडीशन में हमेशा वेदर वेदर को प्रेफरेंस देंगे, हमेशा वेदर को प्रेफरेंस, याद रखिएगा। लेकिन अगर ये सेंटेंस मान लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होता, जहाँ पर क्वेश्चन पूछता है हमसे और वहाँ इफ या वेदर का यूज करते हैं हम लोग, वहाँ पर दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। लेकिन ये डाउटफुल वाली जो कंडीशन होती है इसमें इफ या वेदर ही यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए फिर आप वेदर को प्रेफरेंस दीजिए, ऐसा बोर्ड कह रहा है। अब डिपेंड करता है कि आप जिस बोर्ड में एग्जाम देने गए हैं वो आपको किस तरह से ले रहा है, वो उसकी क्या माइंडसेट है। हो सकता है वो इसको सही कर दे, लेकिन फिलहाल ये एनडीए एसएससी वगैरह तो वेदर ही सही है, तो वेदर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करें आप लोग। एनीथिंग इन दिस शॉप कैन बी बॉट, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है बेटा ये। अगर आपने क्वेश्चन टैग अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर बिल्कुल सही लगाओगे। एनीथिंग इन दिस शॉप, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा जो वर्ब है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? कैन है, पॉजिटिव है, इसका मतलब कांट होगा, वो चारों में लिखा हुआ है, ठीक। अब हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए ये देखना पड़ेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट को एनीथिंग लिखा गया, क्योंकि ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ये पूरा तुम्हारा प्रेपोजिशन के बाद दिस शॉप जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? एनीथिंग। लेकिन क्वेश्चन टैग में आंसर इसका डी नहीं होगा, आंसर इसका होगा ए, कि थिंग को हम लोग इट मानते हैं और यहाँ पर हमेशा प्रोनाउन यूज किया जाता है उसी वर्ड का। जैसे कि एनीथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, ठीक है, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, इन सभी के लिए क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा इट यूज किया जाता है, ठीक है। जबकि अगर यहाँ कोई पर्सन लिखा होता, जैसे एवरीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एंड, ठीक है, इस तरीके से, तो उसको जो है हम लोग देयर के साथ यूज करते हैं, THERE, का जो सब्जेक्ट होता है, सॉरी देयर नहीं, दे, उसका जो सब्जेक्ट होता है दे होता है। बात समझ में आ रही है? अगर जैसे एनीथिंग लिखा हुआ है तो इसका सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में हमेशा इट माना जाता है, जबकि एवरीबडी, समबडी, जब बडी आ जाए, थिंग की जगह बडी को यूज कर दिया जाए, उसका सब्जेक्ट दे माना जाता है, जो कि प्लूरल होता है। जबकि एवरीबडी, समबडी ये सभी क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में इनको प्लूरल माना जाता है। अल्टीमेटली होता क्या है, ये सब्जेक्ट तो सिंगुलर होते हैं क्योंकि एक यूनिट बॉडी होते हैं, यूनिटी के साथ काम करते हैं, इसलिए इनको हम लोग सिंगुलर मानते हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वहाँ एक से ज़्यादा लोग ही होते हैं,
इसलिए क्वेश्चन टैग में इनको हम प्लूरल मानते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो दे मान के चलते इस पॉइंट को याद रखना। अगर एनीथिंग पूछा गया है तो एवरीबॉडी, एवरीथिंग, सॉरी एवरीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, समवन भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेंटेंस कौन सा है। ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस की बात हो रही है। इम्परेटिव सेंटेंस का हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन टैग। याद रखना इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू ही होता है, यू। ठीक है, हमेशा सब्जेक्ट यू होता है। सिर्फ और सिर्फ लेटस वाले सेंटेंस को, लेटस वाले में जो सब्जेक्ट होता है वो आपका वी होता है। लेटस वाले सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होगा क्वेश्चन टैग का, वो क्या होगा? वी। ठीक है, तो जनरल बाकी सभी में क्या होता है? यू होता है। तो चलो इसका सब्जेक्ट तो यू है, वो जो कि सभी सभी के साथ है। ठीक, अच्छा, यू के साथ कौन सी मॉडल यूज करी जाती है? ये बात भी क्लियर हो गई। तो ये बी ऑप्शन आपका सबसे पहले कैंसिल हो गया। अब इसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रखते हैं, मतलब प्रेजेंट फॉर्म में ही रखते हैं, तो गुड भी गया। अब विल नॉट को हम लोग वोंट बोलते हैं, याद रखना। विल नॉट जो होता है वो हमारा क्या होता है? इसका फुल फॉर्म जो होता है वो वोंट होता है, विल विल नॉट होता है। अच्छा, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही बना सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही बना सकते हैं, ये बात याद रखें। अब इस कंडीशन में बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? कंफ्यूज हो गए ना? ये पेपर का ही बेटा क्वेश्चन है, यहाँ रट के काम नहीं चलता, यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर जल्दी से बेटा आप लोग। मुझे लगता है, चलो देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? पहली चीज जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। ये सेंटेंस पॉजिटिव है आपका, इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बना सकते हैं। इसका मतलब ए और डी दोनों ही बना सकते हैं। एक चीज, अगर ये सेंटेंस आपका नेगेटिव होता तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही बनाते क्वेश्चन टैग। फिर से सुन लो, अगर ये गेट मी अ ग्लास लिखा होता या डोंट गेट मी लिखा होता, डोंट गेट मी, तो फिर इसका सीधा सीधा आंसर विल यू हो जाता। लेकिन अभी तो फिलहाल ये क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव दिया गया। इस कंडीशन में आप दोनों ही सही हो सकते थे, लेकिन जब दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, इसको हमेशा पॉजिटिव ही माना जाता है। याद रखना, दोनों ही सही है। अगर विल यू यहाँ ऑप्शन में ना होता तो वोंट यू ही ऑप्शन आंसर सही होता, लेकिन अगर दोनों ही दे दिए गए हैं तो आप इसको पॉजिटिव ही रखिए। बोलिए बात समझ में आ रही है? देखिए एग्जाम के क्वेश्चन है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बेस पे जाया जाता है, रट के नहीं जा सकते। इसीलिए लड़के यहाँ पर गलतियां कर देते हैं और नंबर गवा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। चलिए ये भी क्वेश्चन टैग का ही क्वेश्चन है, आज लग रहा है सारे क्वेश्चन टैग ही आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, पेपर में एक नंबर का आता है। वन ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। वन ऑफ यू, वन ऑफ इसका सब्जेक्ट है, मस्ट हेल्प इसका प्रेडिकेट है। अब यहाँ पर पहली चीज तो मस्ट तो आएगा ही आएगा। सबसे पहले ये गया, ये गया। अब तो ये बहुत ही क्लियर हो गया, आंसर क्या हो गया आपको? कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। अब ये लग रहा होगा कि सर ये ऑब्जेक्ट कैसे इसका सब्जेक्ट बन गया? तो हमेशा याद रखना कि जब भी कभी ऑफ के साथ अगर सेंटेंस बनाया गया हो, ठीक है, जैसे कि एवरीवन, जैसे कि ईच ऑफ, वन ऑफ, एनी वन ऑफ, ठीक है, नन ऑफ, अगर ऐसे सेंटेंस बनाया गया हो, हमेशा याद रखना कि इसके बाद वाला ही सब्जेक्ट माना जाता है। हमेशा बाद वाला ही सब्जेक्ट माना जाता है। सपोज ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अगर बाई चांस लिखा होता, एक मिनट देखना जरा सा। अगर ये क्वेश्चन मान लो इस तरह से लिखा होता, वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, और आगे क्वेश्चन टैग मान लो लिखा होता। अब यहाँ पर मान लो हैज और समथिंग ऐसा कुछ लिखा, यहाँ पर ये होता कि हैज एंड वन, एक ऑप्शन हो जाता। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता था
हैवेंट, इसका आंसर दोनों में क्या होता बेटा? इसका आंसर ये वाला होता कि इसका इस कंडीशन में सब्जेक्ट कौन होता? गर्ल। तो बात समझ में आ रही है? जिस पर फोकस किया जाता है, मतलब जो टोटल लोग होते हैं उन पे बात करी जाती है क्वेश्चन टैग में, ठीक है? आई थिंक समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। चलो, इसके बाद देखो आई शैल सी हिम, ठीक। अब आगे हमें जोड़ना है बिफोर, और बिफोर के साथ एक सेंटेंस लिखा है, इसका मतलब बिफोर यहाँ पर किस चीज का काम कर रहा है? कंजंक्शन। और यहाँ किस चीज का काम कर रहा है? कंजंक्शन। तो बिफोर कंजंक्शन होता है तो उस कंडीशन को टाइम बता रहा होता है, याद रखना। अब चूंकि उसके पहले वाली जो क्लॉज है वो फ्यूचर में है, तो बिफोर के साथ वाली जो क्लॉज होगी ना वो हमेशा प्रेजेंट में ही, प्रेजेंट, ठीक है। ये प्रेजेंट लिखा है, इसको थोड़ा देखो, प्रेजेंट, तो आंसर इसका क्या होगा? बोलो, बात समझ में आ रही है? हालांकि यहाँ पर एक ऑप्शन और भी सही हो सकता था, अगर यहाँ पर मान लो आई शैल हैव लिख देते, शैल हैव सी, ठीक है। अगर शैल हैव सीन लिख देते तो भी यही आंसर होता, ये घबराने की जरूरत नहीं है। शैल हिम लिखा, शैल सी लिखा है या शैल हैव सीन लिखा, उससे कोई मतलब नहीं है तो वो फ्यूचर के फ्यूचर में ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मेरे हिसाब से आप लोग दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ी डिटेल में अगर पढ़ाई करी है, लाइक अगर मेरे जैसे किसी टीचर से पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सीइंग दैट द चाइल्ड वाज इल, अब आपको सबसे पहले ये एक, ये पार्टिसिपल का क्वेश्चन है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, सीइंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो अब देखने वाला कौन है? पहली चीज, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है वो या उसका सब्जेक्ट यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में लिखा होना चाहिए। हमें ये देखना है कि इसका सब्जेक्ट कौन है। बॉटल ऑफ मेडिसिन तो देखेगी नहीं, ये तो कट गया। मदर देख सकती है, डॉक्टर ने देखा, लेकिन आगे का सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर वॉज सेंट फॉर, डॉक्टर को भेजा गया, इसका मतलब देखने वाला कोई और है, भेजने वाला कोई और है, ये भी आंसर नहीं। विंडो देखेगी, आंसर ही। अच्छा, यहाँ पर अगर ऐसे लिखा होता बाई मदर, तब ये सेंटेंस सही हो जाता, क्योंकि फॉर के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो तब ये सेंटेंस सही होता। डॉक्टर वॉज सेंट फॉर बाई मदर, ठीक है, तब ये सेंटेंस पूरा सही होता है। लेकिन चूंकि अब आगे मिसिंग है, इसलिए मदर सेंट फॉर द डॉक्टर, मदर मदर ने मतलब जो है डॉक्टर को बुलाया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तब मदर ने चाइल्ड को देखा कि वो बीमार थी, तो उसने डॉक्टर को। आगे देखते हैं, अनलेस, तो इजी है, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं मेरे हिसाब से। ये आंसर है इसका कि अनलेस यू वर्क, जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे आप कभी सफल नहीं हो पाओगे, सही है, ए बिल्कुल। तो कंफ्यूजन हो तो चैट बॉक्स में आप लोग बोल सकते हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट, इसका आंसर जल्दी से देखो बेटा, क्या होगा? इट इज अनफॉर्चुनेट दैट, अब बहुत दुर्भाग्य, मतलब अनफॉर्चुनेट मतलब अनलकी होना, इसका मतलब ये है कि कोई घटना घट चुकी है, तभी तो ये बात कही जा रही है कि घट चुकी है, अनफॉर्चुनेट हो गया भाई। अब आप पता है क्या करोगे? योर पर्स वॉज लॉस्ट, अच्छा, पैसे बना दिया इन्होंने, हमारा पर्स खो गया था, क्या भाई? चुरा लिया गया था। जो लॉस योर पर्स, तुम अपना पर्स खो देते हो, कभी नहीं है, ये तो हमेशा हैबिट बता रहा है। एक बार कोई चीज हुई है, यू हैव लॉस्ट योर पर्स, यू लॉस्ट, अब हैव क्यों नहीं होगा? अब देखो लॉस्ट, इन दोनों में डिफरेंस, का आंसर डी है, क्योंकि ये कंडीशन ऑलरेडी हो चुकी है पहले, पास्ट में हो चुकी है। यहाँ पर जो टेंस बनेगा ना वो बनेगा पास्ट में, ठीक है, पहली चीज। इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी तो कतई नहीं हो सकता, तभी तो वो ये कह रहा है कि ये बहुत दुर्भाग्य, मतलब बहुत ज्यादा अनलकी हो गया, बहुत ज्यादा ऐसा अनफॉर्चुनेट हो गया कि भाई उसका पर्स खो गया। तो ये जनरल बात। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो लॉस वर्ब होती है ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है बेटा,
इसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर आता है, ऑब्जेक्ट जरूर आता है, ठीक है। तो अच्छा, जैसे कि ए वाला क्यों नहीं हो सकता था, ए वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट तो लिखा नहीं है इसलिए गलत हो गया, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, लॉस जो वर्ब होती है वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके बाद माई मदर इज सो पुअर, याद रखना, अगर सो के साथ एडजेक्टिव का यूज किया गया है और आगे कोई भी सेंटेंस मांग रहा है तो उसको हमेशा दैट से ही बनाया जाएगा पहली चीज। एक चीज तो ये हो गई, ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया, आंसर क्या हो गया। अच्छा, एक चीज याद रखना, अब यहीं पर ए पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ बेटा। पॉइंट ये है, अगर सो की जगह पर वेरी लिखा होता, वेरी पुअर, वेरी के साथ अगर एडजेक्टिव, तो आगे कभी भी दैट का यूज ना करना, पहली चीज कभी भी यूज ना करना वेरी अगर लिखा हो, और अगर दैट यूज किया गया हो और सो और वेरी में पूछ रहा हो तो फिर सो ही लगाना, वेरी हटा देना, ठीक है। अगर वेरी लिखा हो तो आगे फॉर के साथ सेंटेंस बनाया जा सकता है, फॉर के साथ क्या बनाया जा सकता है, सेंटेंस। जैसे कि इसमें, और ये जो टू गेट लिखा हुआ है ये तब बनेगा जब यहाँ पर टी डबल ओ टू होगा, अगर यहाँ पर टी डबल ओ टू के साथ अगर पुअर लिखा होगा तो फिर बी और डी पे कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। इससे पहले हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, सभी एडवर्ब के क्वेश्चन है, एडवर्ब अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखो, आंसर जल्दी से बता दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मान जाएंगे कि तुम लोग पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, ठीक है। चलो बताओ जल्दी। द पार्ट, द पार्ट, चलो, द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, ठीक है। सीधी सी बात है, पढ़ रखा होगा, जुडिशरी होता है जिसे न्यायिक बोलते हैं हमेशा, ठीक है। लेजिस्लेटर में पता है किसको बोलते हैं, विधानसभा को, विधान, ठीक। पुलिस जानते ही हो, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो कार्यपालक होता है एक तरीके, कार्य। पूछते हो कि जतिन सर की राइटिंग कितनी है, बेटा इस पे अच्छे अच्छे लिखने वालों की राइटिंग बुरी हो जाती है, मेरी उससे तो लोग लिख ही नहीं पाते। इसके बाद है सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेयर प्रेशर, जल्दी से बताओ इसका आंसर। एटमॉस्फेरिक, बैरोमीटर हो गया, तब वायु दाब मापी, वायु दाब मापी, ठीक है। थर्मोमीटर जानते हो ताप मापी होता है। अल्टोमीटर, अल्टोमीटर में बेटा यहाँ गलत है, अल्टीमीटर होगा, आई कर लेना, अल्टीमीटर, ठीक है। अल्टीमीटर होता है तुंग मापी, तुंग मापी का मतलब है एक ऐसा यंत्र, मतलब समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई मापी जाती है, अल्टीमीटर होता है समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई मापी जाती है, ठीक है। सापेक्ष कोई एक स्थान की ऊंचाई मापी जाती है, इसे अल्टीमीटर बोलते हैं। अमीटर जानते हो, अमीटर क्या होता है, अमीटर होता है बिजली मापने वाला, धारा मापी, ठीक है। चारों हो गए, चलो आगे बढ़। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको संतुष्ट करना कठिन हो, जिसको संतुष्ट करना कठिन हो, संतुष्ट करना कठिन हो, तो क्या हो सकता है, इनसैटिएबल। सैटिएट मतलब होता है संतुष्ट, इन लगा करके उसको नेगेटिव बना देते हैं, तो जो असंतुष्ट रहे हमेशा, ठीक है। बाकी ये जो तीनों लिखे हुए कंटेंट का मतलब भी संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइबल का मतलब भी संतुष्ट होता है, सेटिस्फैक्ट्री का मतलब, ये तीनों मीनिंग इसके साइनोनिम, सॉरी, एंटोनिम। चलो, लाइबल टू ब्रेक इजली, इसे भंगुर बोलते हैं। ब्रिटल होता है, ब्रिटल का मतलब जो बहुत आसानी से टूट जाए, चकनाचूर हो जाए। बेंड का मतलब होता है झुकना, बेंड की थर्ड फॉर्म है, सेकंड थर्ड फॉर्म है, बेंड का मतलब होता है झुकना। सॉफ्ट और थिन जानते ही हो, है ना। चलो फिफ्थ नंबर में आते हैं हम लोग, आंसर
आंसर जल्दी से दे दिया करो भाई सब लोग, और शेयर यार कर नहीं रहो। और देखो एक चीज सुनो, लास्ट तक बने रहा करो, लास्ट तक बने रहने में तुम्हारा फायदा है, बहुत सारी चीजें हैं सीखने को मिलेंगी। नहीं तो मैं प्रैक्टिस वैक्टिस कर दूंगा बंद, अगर तुम लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लोगे तो। मुझे कुछ इससे मिल तो रहा नहीं है, हमारे लोगों के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। थिन वायर समझते हो, ये कोई वायर होता है, उसके अंदर मान लो एक मेटल होता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है कि जिसको आसानी से खींचा जा सके, मोड़ा जा सके, उसकी बात हो रही है। वो होता है मेटल डक्टाइल, जो कि गोल्ड, नहीं सॉरी, मतलब जो एल्युमिनियम और कॉपर वाली, जो कॉपर और गोल्ड की बात कर रहा है, गोल्ड और कॉपर मेटल ही होता है, ठीक है। डक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल लचीला होता है, ब्रिटल भंगुर होता है, तुम लोग पढ़ चुके। वायर की बात हो रही है, इस पॉइंट को याद रखना, थिन वायर, ठीक है, वो डक्टाइल बोलते हैं। टू इम्पोर्टेंट टू, अभी यही चीज हम लोग पढ़ रहे थे ना, देखो, टू इम्पोर्टेंट, एडवर्ब एडजेक्टिव, फिर उसके बाद देखो इन्फिनेटिव, ठीक है। टू इम्पोर्टेंट टू कंसीडर, अनइम्पोर्टेंट टू कंसीडर, इसको ध्यान में लाए, मतलब ऐसी, मतलब बेकार चीज जिसको ध्यान में ना रखा जाए, ये हमेशा नेगेटिव होता है, ना रखा जाए। ट्रिवियल होता है, जिसका मतलब होता है महत्वहीन, महत्वहीन जिसका कोई महत्व ना। और नोटिसिएबल, जिसको नोटिस किया जा सके। डिमिन्यूटिव का मतलब होता है कमी, ठीक है, और नथिंग जानते ही। नेक्स्ट में आते हैं, इनकैपेबल। इनकैपेबल का मतलब, कैपेबल मतलब होता है योग्य, इनकैपेबल का मतलब होता है अयोग्य। ऑफ बीइंग रीड, जो पढ़ने, जो पढ़ ना सके, कहने का मतलब जो पढ़ने में जो अयोग्य हो, उसे एलिजिबल बोलते हैं, एलिजिबल, ठीक है। और एलिजिबल होता है योग्य। वेग होता है अस्पष्ट, वेग क्या होता है, अस्पष्ट, अनसीन, जिसे दिखा ना जा सके। इसका जो आंसर होगा वो होगा एलिजिबल, ठीक है। वन हु डज नॉट टायर, टायर का मतलब है यहाँ थकना, इजली, जो आसानी से ना थके। आंसर बता दे जल्दी से बेटा इसके आप लोग, कौन बताएगा इसका आंसर। इसका आंसर है इनडिफेडिकेबल, इनडिफेडिकेबल। देखो, फैटिक, तो फैटिक मीनिंग होती है, फैटिक, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा सैनोनिम एंटोनिम में, इसका मतलब होता है थकना, ठीक है, थकना। और इनडिफेडिकेबल का मतलब होता है जो कभी ना थके, मतलब एक बहुत आसानी से ना थके, ठीक है। इनफ्लैटेबल, जिसमें वायु प्रवेश कर जाए, उसको बोलते हैं इनफ्लैटेबल। इंडस्ट्रक्टेबल, डिस्ट्रक्ट का मतलब, सॉरी, डिस्ट्रक्ट का मतलब समझते हो, का विनाश हो, इंडस्ट का विनाश ना हो। इनडेलिबल, इसे मिटाया ना जा सके, याद रखना, इनडेलिबल का मतलब जिसे मिटाया ना जा सके, अमिट होता है, अमिट। चलो आगे देखते हैं, आंसर जल्दी से, जैसे ही कुछ क्वेश्चन आएगा तुरंत अपने अपने आंसर दिया करो सब। चलो, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, से सुना ना जा सके, मतलब जो सुन ना सके, सुना ना जा सके, इसे क्या बोलते हैं। बहुत आसान है, इनऑडिबल। ऑडिबल मतलब सुनना, इनऑडिबल मतलब सुनना, सुन। इनविंसिबल का मतलब समझते हो, इनविजिबल, सॉरी, इनविजिबल लिखा हुआ है, इनविजिबल का मतलब होता है जिसे आप देख ना सके, इसे क्या ना कर सके, देख ना सके, ठीक है। हिडन मतलब छुपा हुआ, स्लाइटली आप जानते हो, बहुत आसानी से। 10th नंबर का आंसर जल्दी से बताना, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, से सुधारा ना जा सके। आंसर तो जानते ही होंगे, इनकरेजिबल, बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। इसका आंसर हो गया। अब इनक्रेडिबल की मीनिंग पता कर ले। इनक्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास ना किया जा सके, जिस किसी वस्तु पे विश्वास ना किया जा सके। इसकी देखो दो मीनिंग होती है, एक होती है इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस, और एक होती है इनक्रेडिबल, जो भी मैं बता रहा हूँ। इनक्रेडिबल वस्तु के लिए आता है, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड में हमेशा विच लगा मिलेगा, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड में हमेशा हु लगा मिलेगा। मतलब सेंटेंस जो आपको पूछा जाएगा, वन हु कैन नॉट बिलीव, वन हु कैन नॉट बिलीव, आंसर ये होगा। वन विच कैन नॉट बिलीव, आंसर ये होगा। बात समझ में आ रही है।
इम्पॉसिबल जानते ही होगे क्या होता है? इनवायलेबल। इनवायलेबल का मतलब जिसका उल्लंघन ना किया जा सके, जिसको अपवित्र ना किया जा सके, उसको का मतलब जो पवित्र ही कह सकते हो, जिसका उल्लंघन ना किया जा सके। इनवायलेबल, क्योंकि वायलेट मतलब होता है ना उल्लंघन करना चीजों। इनवायलेबल। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सभी को समझ में आया? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है? यूट्यूब में पढ़ाने का मतलब ही इस समय यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएँ, ठीक है? और अभी आपको संडे को एसटी मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, और उसका लाइव डिस्कशन करा देंगे हम, ठीक है? लाइव ही हम आ जाएँगे और उसका लाइव करेक्शन करा देंगे हम आप लोगों को, ठीक? और जो भी चीज़ें हैं आप जुड़े रहिए, बने रहिए, ठीक है? सभी बच्चे, सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद एंड थैंक यू टू